नमस्कार दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने अपने सोसाइटी के उन क्लासेस के लिए जो कि हमारे सोसाइटी में हिस्टोरिकली साइडलाइन रहे हैं या फिर मॉडर्न पीरियड में जिनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता रहा है, उन क्लासेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्पेशल प्रोविजंस किए थे हमने उसके बारे में बात की कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, उन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए थे। और इन प्रोविजंस के माध्यम से हमारे उन क्लासेस को हमारी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश की गई थी। आज के सेशन में हम सम स्पेशल प्रोविजंस अबाउट सम स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन किया है जो कि डेवलपमेंट के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस लेवल तक उनसे पहुंचने की अपेक्षा की जा रही थी। हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन 28 स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको पर कैपिटा इनकम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जो लाइफ जो जीवन जीने के कंडीशंस हैं उनमें आपको ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। जो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनमें ये स्टेट्स आपको अच्छा करते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स देखने को मिलेंगे जो कि पर कैपिटा इनकम हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या जो बहुत सारे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस होते हैं, उन सारे में बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और वो डेवलपमेंट के बिल्कुल लो लेवल पे आपको दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे स्टेट्स के लिए जो कि डेवलपमेंट के लो लेवल पे है, ऐसे स्टेट्स के लिए जहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज पाई जाती हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन की ज़रूरत है, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन सारे स्टेट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझेंगे और इसके पीछे का कारण क्या है उसको समझेंगे। साथ ही साथ हम अलग अलग स्टेट्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं उसको समझेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि कुछ स्टेट्स के लिए किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 371 से लेके 371 जे तक आपको जो भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे उसमें 12 स्टेट्स के लिए आपको स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। इन स्टेट्स में आप देखेंगे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और कर्नाटका है। तो ये 12 ऐसे राज्य हैं जिनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 21 में इन आर्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इन सारे स्टेट्स के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हैं। लेकिन उससे पहले इन स्पेशल प्रोविजंस के पीछे का कारण क्या है, आखिरकार किन बातों को ध्यान में रख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन सारे प्रोविजंस को शामिल किया है। तो देखिए, अगर हम इसके रीजन की बात करें तो मेनली आपको चार रीजन देखने को मिलेगा। सबसे पहले कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके जो रीजन्स हैं, जिनके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तो उन क्षेत्रों के लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए उन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन देने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए बिहार एक स्टेट है, तो बिहार में आपको कुछ जगह पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो वहीं कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तो ऐसे रीजन के लोगों के जो एस्पिरेशन हैं, वो जिस तरीके की चीज़ें चाहते हैं, जिस तरीके का जिस तरीके का प्रोग्रामिंग चाहते हैं, जिस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्टेट्स को जो है वो स्पेशल प्रोविजन दिया जाए और इन बैकवर्ड रीजन्स के लोगों को अपवर्ड इनको अपलिफ्ट करके हमारे सोसाइटी के अच्छे लेवल तक पहुंचाया जाए। ठीक बात है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया जिसके जो कि स्पेशल प्रोविजंस के पीछे का है। दूसरा रीज़न आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ट्राइबल पीपल काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं। तो इन सारे ट्राइबल पीपल के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे जो आपको सेवन सिस्टर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंडिजिनस पीपल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ट्राइबल पीपल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं। तो इनका एक अलग कल्चर है, इनकी अपनी इकोनॉमिक इनका अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जाहिर सी बात है इन सारे स्टेट्स को एक अलग तरीके का प्रोविजन देना पड़ता है, एक अलग तरीके से इनको एक सिस्टम देना पड़ता है। तो दूसरा कारण ये रहा कि किसी भी स्टेट के अंदर जो ट्राइबल पीपल हैं उनके कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए उस स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कारण आपको देखने को ये मिलेगा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। उदाहरण के तौर पे आप जम्मू एंड कश्मीर को देखें।
जम्मू कश्मीर में अक्सर आपको खबरें सुनने को मिलती होंगी कि कहीं न कहीं जो है वो आतंकवादी हमला हो जाता है, टेररिस्ट अटैक आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो हमारे यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो माओइस्ट हैं, जो है ना, जो नक्सली हैं, वो हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, तो उन डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए उस स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है ताकि इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से डील किया जा सके। ठीक है? तो तीसरा कारण तो ये था। चौथा कारण ये होता है दोस्तों कि किसी भी स्टेट के लोकल लोगों को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उस स्टेट को स्पेशल प्रोविजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो कि स्पेशल प्रोविजन के रैशनेल को बताते हैं। ठीक है? अब हम एक-एक करके देखते हैं कि अलग-अलग स्टेट्स के लिए क्या-क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। तो इन दोनों स्टेट्स के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजन है उसका मेंशन आपको आर्टिकल 371 में देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास इस बात की अथॉरिटी है कि वो, माफ कीजिएगा, ये गवर्नेंस नहीं, ये गवर्नर होगा, कि वो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नर ऑफ गुजरात, इन दोनों स्टेट्स के गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे ताकि जो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं कुछ रीजन्स के लिए उसको एस्टैब्लिश किया जा सके, और फिर इन रीजन्स के लिए जो इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसको अच्छे तरीके से गवर्नर जो है वो लेके आगे बढ़ सके। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों स्टेट्स के गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आप देखेंगे जो गवर्नर है वो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करता है, और ये जो बोर्ड है वो कुछ स्पेशल रीजन्स के लिए बनाए जाएंगे, जैसे आपको सौराष्ट्र का रीजन देखने को मिलेगा, है ना? उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आपको ऐसे कुछ रीजन्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इन सारे रीजन्स का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, इन सारे रीजन्स में जो बाकी चीज़ें चल रही हैं वो अच्छे तरीके से चले, उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छे फंड की ज़रूरत पड़ती है, एक इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इंश्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट ने महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को सौंपी है। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में स्पेशल प्रोविज़न था। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। आपका जो अपना स्टेट है उस स्टेट के बारे में अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न है तो वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। बट अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो जितनी भी ज़रूरी बातें हैं मैं उस क्वेश्चन के हिस्ट्री के बेस पे ही आपको वो सारी ज़रूरी बातें बताऊँगा। यहाँ से बहुत कम सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैंने काफ़ी प्रिसाइज़ करके ये सारे नोट्स बनाए हैं। और जब आप रिवीजन करें तो ऐसे ही प्रिसाइज नोट्स के थ्रू रिवीजन करें, आपको फायदा होगा। आपको बहुत ज्यादा वक्त जाया करने की इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रोविजन है नागालैंड के लिए। नागालैंड के लिए जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 ए में है। क्या कहता है ये आर्टिकल, आइए देखते हैं। The Act of Parliament relating to following matters would not be applied to Nagaland unless the State Legislative Assembly so decides। इसका मतलब ये है कि अगर नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में किसी पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट है तो वो अगर इन 3 मैटर से रिलेटेड होगा, अभी बात करूंगा कि ये मैटर कौन कौन से हैं, तो इन 3 मैटर से अगर किसी पार्लियामेंट का कोई एक्ट अगर रिलेटेड है तो वो तब तक नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है उसको पास ना कर दे। कौन कौन से ऐसे मैटर हैं, तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास, अगर इस मामले से रिलेटेड कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट है तो जब तक नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस एक्ट को अपने यहाँ पे पास नहीं करेगी तब तक वो पार्लियामेंट का एक्ट नागालैंड में इंप्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, अगर जो नागा लोग हैं, जैसे आप नागालैंड की अगर लोकेशन देखें तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, तो इनका अपना कुछ कल्चर है, इनके अपने कुछ कस्टमरी लॉज हैं। तो जाहिर सी बात है जब पार्लियामेंट का कोई एक्ट इनके कस्टमरी लॉज में इंटरफेयर करेगा तो नागालैंड के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं वो डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जो भी काम किया गया है वो नागा लोगों के लिए सही है या नहीं। इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट बनता है तो उसको नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव जब तक पास नहीं करेगी तब तक वो नागालैंड में इंप्लीमेंट नहीं होगा। और इसी तरीके से आप तीसरी चीज ये देखेंगे कि अगर नागालैंड के अंदर लैंड के ट्रांसफर की कोई बात हो या ओनरशिप की बात हो या फिर नागालैंड के किसी रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई पार्लियामेंट का एक्ट हो तो ये जो एक्ट है ये तभी नागालैंड में इंप्लीमेंट होगा जब वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अलाउ कर दे।
ठीक है, तो ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट का एक्ट नागालैंड में इंप्लीमेंट नहीं होता है तब तक जब तक कि वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास ना कर दे। ठीक है, चलिए दूसरी चीज जो आर्टिकल हमें 371 ए में देखने को मिलती है वो ये कि नागालैंड का जो गवर्नर है उसके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन द नागालैंड। जो गवर्नर है वो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करता है और अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करता है, अपने इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज करता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आर्टिकल 371 ए में दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। इसके अलावा भी कई प्रोविजन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको स्किप किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो स्पेशल प्रोविजन है वो हमें असम और मणिपुर इन दो स्टेट्स के लिए देखने को मिलता है। अगर हम असम के बारे में बात करें तो आर्टिकल 371 बी ये असम के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक ऐसी कमिटी के क्रिएशन के लिए प्रोवाइड कर सकता है जो कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी, सॉरी असम लेजिस्लेटिव असेंबली के जिसमें मेंबर होंगे और ट्राइबल एरियाज के जिसमें मेंबर होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में जो प्रेसिडेंट है वो स्पेसिफाई करेगा। आर्टिकल 371 सी ये मणिपुर के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। इसमें सबसे पहले तो सेम प्रोविजन आपको असम की तरह देखने को ये मिलेगा कि जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी एक कमिटी को क्रिएट कर सकता है प्रेसिडेंट। उसी तरीके से मणिपुर में भी जो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी एक कमिटी को क्रिएट कर सकता है प्रेसिडेंट, जिसमें आपको मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के साथ साथ जो मणिपुर में ट्राइबल एरियाज है उसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे, और बाकी ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 371 सी कहता है कि प्रेसिडेंट को इस बात की अथॉरिटी है कि वो मणिपुर के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि मणिपुर में जो ये कमेटी बनी है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, असम लेजिस्लेटिव असेंबली में और मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरीके की कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस बात की पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए डायरेक्शन दे कि जो हिल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो। तो ये आर्टिकल 371 सी कहता है जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। अगला जो प्रोविजन है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा कि 371 जो था वो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बात कर रहा था, 371 ए नागालैंड के बारे में बात कर रहा था, 371 बी असम के बारे में बात कर रहा था, 371 सी मणिपुर के बारे में बात कर रहा था, तो 371 डी जो है वो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करता है। ये जो आर्टिकल है वो ये इंश्योर करने का काम करता है कि आंध्र प्रदेश के जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पे जो पब्लिक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें एक फेयरनेस को इंश्योर करने का काम करता है। फिर प्रेसिडेंट जो है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर में लोकल कैडर्स को क्रिएट कर सकता है। जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रेगुलेट कर सकता है, ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे। इसके साथ-साथ 371 डी ये भी कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, वो लोकल एरिया रिजर्वेशन के लिए अलाउ कर सकता है स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके साथ-साथ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसकी बात भी आर्टिकल 371 डी करता है, जो कि सर्विसेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स को उसके मामले को डिसाइड करेगा। मैंने आपको बताया ना कि जो पब्लिक जॉब्स है और जो फिर अलग-अलग रीजन्स में एजुकेशन है, उनमें अपॉर्चुनिटीज में फेयरनेस लाने के लिए आंध्र प्रदेश में आर्टिकल 371 डी कुछ प्रोविजन करता है। तो जब भी सर्विसेज रिलेटेड डिस्प्यूट अगर कोई भी होगा, तो उसके लिए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात भी आर्टिकल 371 डी करता है। इसके साथ-साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओवरराइड अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसको छोड़ के बाकी केसेस में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो ओवरराइड कर सकता है जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 371 ई जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है। इसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट को इस बात के लिए एम्पावर किया गया है कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना रीजन में थ्रू लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बना के। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको सिक्किम के बारे में देखने को मिलेगा। तो सिक्किम के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सिक्किम पहले एक हमारे यूनियन का पार्ट नहीं था। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू सिक्किम को हमारे इंडियन यूनियन का एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया, और इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल 371 एफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, जो कि कई सारी बातें कहता है।
सबसे पहली बात ये कहता है कि जो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मिनिमम 30 मेंबर होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं, 30 से कम नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें सिक्किम के लिए लोकसभा में एक सीट को अलॉट किया गया। फिर सिक्किम में पीस को बनाए रखने के लिए सिक्किम के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसके साथ साथ ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है अगर वो चाहे तो सिक्किम में किसी भी लॉ को एक्सटेंड कर सकता है। ये लॉ जरूरी है कि इंडियन यूनियन के किसी दूसरे स्टेट में इन्फोर्स में होना चाहिए। मान लीजिए सिक्किम के आसपास अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई भी लॉ पहले से इंप्लीमेंटेड है तो इस लॉ को सिक्किम में भी एक्सटेंड करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। ये आर्टिकल 371 एफ कहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रोविजन दोस्तों मिजोरम के बारे में। ये आर्टिकल 371 जी जो है वो मिजोरम के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट कुछ स्पेशल मैटर से रिलेटेड होगा तो वो मिजोरम में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको उस पर डिसाइड ना करे। ठीक है, अगर मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी पार्लियामेंट के ऐसे एक्ट को जो कि मैटर्स, जैसे मैंने आपको बताया कोई कस्टमरी लॉ हो गया, मणिपुर में जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं उन ट्राइब के से रिलेटेड अगर कोई भी बात है, मणिपुर में जो ट्राइबल लोग हैं उनके लैंड या मणिपुर के किसी रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी एक्ट है, तो इन सारे मामलों से रिलेटेड पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट मणिपुर में सॉरी मिजोरम में तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर अपना अप्रूवल ना दे दे। ठीक बात है। फिर आर्टिकल 371 जी कहता है कि मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 40 मेंबर होंगे। 40 से ज्यादा हो सकते हैं, 40 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मिजोरम के बारे में स्पेशल प्रोविजन था। अगला है अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में स्पेशल प्रोविजन। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको आर्टिकल 371 एच बताता है, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नर्स के पास यानी अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है उसके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रख सके। ठीक है, इसके अलावा अब देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मिनिमम 30 मेंबर होंगे, ऐसा भी आर्टिकल 371 एच जो है वो कहता है। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं कि मोर और लेस सारी बातें जो है वो ना सेम ही है। इसके बाद आर्टिकल 371 आई है, वो गोवा के बारे में बात करता है, जिसमें ये कहता है कि जो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें मिनिमम 30 मेंबर होंगे, 30 से ज्यादा हो सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ मिनिमम 30 मेंबर होंगे, मैक्सिमम अब से आप इसको कंफ्यूज ना करें। फिर आपको लास्ट में कर्नाटका से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलेगा जो कि आर्टिकल 371 जे में। इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। ये जो आर्टिकल है वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ कर्नाटका जो है इसको एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये आर्टिकल एजुकेशन में और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में जो उस रीजन के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने की बात करता है। साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है वो लोकल कैडर्स को भी क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें आप देखेंगे लोकल कैडर को कई बार आपको कर्नाटका रीजन में क्रिएट होता दिखता है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों कि इस आर्टिकल में एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड के लिए भी मैंडेट है जो इस बात को इंश्योर करेगा कि इस रीजन के ग्रोथ के लिए बैलेंस फंडिंग हो, है ना, ताकि जो इस रीजन का ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो सके। इसके साथ साथ ये जो आर्टिकल है वो आपको इन इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी इंश्योर करने का काम करता है, और इस बैकवर्ड एरिया में आप देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात करता है। तो ये सारे दोस्तों जो भी प्रोविजंस थे, इससे आपको मेनली एक बात तो जरूर पता चली होगी कि जो भी स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं उसका एक जो मेन पर्पस है वो है अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट किसका? जो भी उस स्टेट के अंदर में लोग रह रहे हैं या जो भी उस स्टेट के अंदर में कोई ऐसी कम्युनिटी रह रही है जो कि साइडलाइन हुई पड़ी है, तो उनका अपलिफ्टमेंट इन सारे स्पेशल प्रोविजन का मेन जो है वो आपका पर्पस देखने को मिलता है। क्यों? ताकि हमारे देश के अंदर जो इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, जो समावेशी विकास हम जिसको कहते हैं, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ तभी हो पाएगा जब हम अपने देश के सारे सेक्शन को लेके एक साथ चल पाएंगे, जब हम अपने देश के सारे रीजन्स को लेके एक साथ चल पाएंगे, और डेवलपमेंट का जो पहिया है वो इन सारे जगहों पर तभी पहुंचेगा जब इन सारे लोगों को, जो कि छोटे हैं उनको थोड़ा सा मदद करके, जो बड़े हैं उनको थोड़ी सी रियायत देके हम जो है हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें हमने अपने देश में किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के सारे रीजन्स को एक साथ समेटने की कोशिश की है ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसको एक रियल इफेक्ट दिया जा सके, तो उसके बारे में बात की।
अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।